हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत आज से हम एक नया सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं, नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास जिसका काफी समय से आपके द्वारा इंतजार किया जा रहा था, काफी समय से आपके द्वारा डिमांड की जा रही थी दोस्तों। तो आपके लिए अब लेकर हम प्रस्तुत है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत दोस्तों हमें क्या क्या पढ़ना है, कहां से स्टार्ट करेंगे और कहां तक इसको हम पढ़ना है। तो दोस्तों आपको भली भांति रूप से पता है कि आपने फर्स्ट ईयर के अंतर्गत आपने प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन किया था। सेकेंड ईयर में आप मध्यकालीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करने जा रहे हैं और थर्ड ईयर में आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ने को मिलेगा। दोस्तों, इसमें आपको एक कंफ्यूजन हो सकती है जो मैं अभी इस लेक्चर के प्रारंभ में ही बता देना चाहता हूं, इस सीरीज को स्टार्ट करने के प्रारंभ में ही बता देना चाहता हूं कि कुछ यूनिवर्सिटियों में मध्यकालीन इतिहास फर्स्ट ईयर में भी हो सकता है, फर्स्ट ईयर में भी हो सकता है और थर्ड ईयर में भी हो सकता है। ठीक है। तो किसी यूनिवर्सिटी में ये आपको फर्स्ट ईयर में देखने को मिलेगा, किसी यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर में और किसी में थर्ड ईयर में। लेकिन हाँ, अधिकतम यूनिवर्सिटी इसको सेकेंड ईयर के अंतर्गत ही आपको पढ़वाती है। इस कारण से दोस्तों हमने यहाँ पर बीए सेकेंड ईयर लिखा है। ठीक है। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में अगर आपको मध्यकालीन इतिहास पढ़ने को मिल रहा है तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे दोस्तों। अगर आपके सिलेबस में फर्स्ट ईयर में है तो कोई मध्यकालीन इतिहास बदल नहीं जाएगा, आपके लिए अलग से बनकर नहीं आएगा। वो सेकेंड ईयर वाले या थर्ड ईयर, इनके लिए अलग अलग जो है इतिहास, मध्यकालीन इतिहास नहीं होंगे, बल्कि इतिहास एक ही होता है, पूरे भारत का इतिहास एक ही है। ठीक है ना। तो हमें जो है सिर्फ स्टडी पे ध्यान देना है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत सेम टॉपिक है जो आपके सिलेबस के अंदर है, वही सब टॉपिक यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए उन सभी टॉपिकों को वन बाय वन करके हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी यूनिट में कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, कुल मिलाकर कितने टॉपिकों पर हम अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत ये हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम आज सिलेबस एनालिसिस करेंगे। सिलेबस एनालिसिस करेंगे दोस्तों। अब कई सारे दोस्तों के दिमाग में एक बात उठ रही होगी कि सर ये सिलेबस एनालिसिस क्यों किया जाता है, क्यों करना होता है। तो उसका जवाब हम इस प्रकार से देना चाहेंगे कि सिलेबस एनालिसिस दोस्तों इसलिए दिया जाता है आपको, ताकि आपके दिमाग के अंदर एक स्ट्रक्चर, एक खाका बन सके कि आप इस सब्जेक्ट के अंदर कंप्लीटली क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अगर मैं पढ़ाते हुए, बीच क्लास में पढ़ाते हुए अगर कोई टॉपिक को मैं मूव करूंगा, एक्सेप्ट जो है स्किप करता हूं, तो आपको पता चल जाएगा कि सर ने कौन सा टॉपिक छोड़ा है। इसी कारण से भी मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड करता हूं, ताकि आगे चल के मैं भी चाहकर भी कोई टॉपिक छोड़ ना पाऊं, है ना। और वैसे तो दोस्तों अभी तक का रिकॉर्ड है हमारा, किसी भी सब्जेक्ट में जो भी हमने अभी तक कंप्लीट कराया है, कोई टॉपिक वहां पर नहीं छोड़ा है। कोई भी टॉपिक दोस्तों हम छोड़ते नहीं है, उसको कंप्लीटली कवर करते हैं और फुल लेंथ के साथ ही कवर करते हैं। ठीक है ना। तो सिलेबस आपको इसलिए एनालाइज किया जाता है दोस्तों, ताकि आपको पता चल सके कि इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, कौन कौन से टॉपिक पर फोकस करना है, कौन सा टॉपिक किससे संबंधित है। सबसे मेन चीज यहाँ पर होती है सिलेबस एनालिसिस करने के तहत ही दोस्तों, कि कौन सी यूनिट का कौन सा टॉपिक है जो अन्य यूनिट के अन्य टॉपिक से लिंक करता है दोस्तों। तो उसको जब हम पढ़ेंगे, जब हम स्टडी करेंगे उसकी, तो स्टडी करते वक्त भी हम उसे लिंक करते हुए चलेंगे, जिससे हमारी स्टडी और ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है, वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी और हमें उसको जो है ज्यादा अधिकतम याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और वैसे तो मध्यकालीन भारत का इतिहास ही दोस्तों अपने आप में एक कहानी है, एक कहानी है। इसे कहानी के रूप में समझिए, कहानी के रूप में पढ़िए, बिल्कुल समझ आएगा। इसमें कोई दोस्तों कहीं से कहीं तक कोई कंफ्यूजन नहीं आने वाली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जब पढ़ेंगे आप कहानी के रूप में, जब इसको याद रखेंगे, तो आपको कुछ भी कंफ्यूजन की जैसे कोई चीज होगी नहीं दोस्तों, और एक ही बार में समझ आता चलेगा, बिल्कुल एक ही बार में। ठीक है। आपको बिल्कुल कोशिश करेंगे हम भी कि पूरी आसान से आसान भाषा में, वैसे तो हिंदी से आसान तो कुछ है नहीं है, लेकिन फिर भी इस हिंदी को भी और ज्यादा आसान बना करके आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपने सेशन को। और सेशन को शुरू करें उससे पहले दोस्तों आप ये नोट जरूर पढ़ लेंगे जो मैं आपको समझा भी चुका हूं। ठीक है। अलग अलग यूनिवर्सिटी में दोस्तों यहाँ व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रिंट हो चुका है। इसको आप माइंड नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर यही मध्यकालीन भारतीय इतिहास है।
तो जैसा मैं आपको समझा चुका हूं कि ये इतिहास, मध्यकालीन इतिहास अलग अलग यूनिवर्सिटी में, किसी में फर्स्ट, किसी में सेकंड, किसी में थर्ड ईयर में भी देखने को मिल सकता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं अपने सेशन की दोस्तों। इस सब के अलावा शुरुआत करें उससे पहले जो हमें पहली बार फॉलो कर रहे हैं, जो पहली बार हमारे सेशन को देख रहे हैं, मैं उनसे को बता देना चाहता हूं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पर दोस्तों सभी विषयों को पूरे विस्तार पूर्वक पढ़ाया जाता है, कंप्लीट विस्तार पूर्वक, कंप्लीट डिटेल के साथ में एनालिसिस किया जाता है, और वो भी क्लास नोट्स के साथ में। और आपके डाउट क्लियर करने के लिए दोस्तों हम आपको व्हाट्सएप जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ताकि कोई भी डाउट आप तक ना रहे। आप व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मुझसे जुड़ करके अपने डाउट मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे आपको हैंड टू हैंड रिप्लाई करने का मैं प्रयास करता हूं, लेकिन हाँ उचित समय तक आपको जो है रिप्लाई मिल जाएंगे और मिल जाते हैं। और इन सब के अलावा अगर आपको कोई लेक्चर को सर्च करने में, अगर आप हमारे लेक्चर को सीरीज वाइज नहीं देख पा रहे हैं दोस्तों, तो प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में सभी लेक्चर सीरीज वाइज मिल जाएंगे आपको। आपके सब्जेक्ट के अनुसार प्ले लिस्ट को चूज कीजिए, उसको ओपन कीजिए, वहां पर सभी लेक्चर क्रम के अनुसार मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं दोस्तों। व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, यहां से आप ले सकते हैं। इन सबके अलावा दोस्तों टेलीग्राम पर लोधाजी क्लासेस नाम से ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लेंगे दोस्तों, तो आपको सभी क्लास नोट्स आपको यहाँ प्रोवाइड होंगे टेलीग्राम ग्रुप पर, और डेली क्लास अपडेट भी आपको इस ग्रुप पर ही प्रोवाइड होगी, ग्रुप पर ही मिलेगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों हमारे आज के सेशन की, जिसमें हम बात करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के सिलेबस पर, पाठ्यक्रम पर दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों हमारे कुछ टॉपिक होंगे। चलिए सारे टॉपिक पहले हम ओपन कर लेते हैं, जिससे कि एक लिंक बनाने में प्रॉब्लम ना आए। चलिए तो दोस्तों फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत पहली यूनिट में हमें 5 टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे। अब देखिए, वैसे तो कहने को सिर्फ ये टॉपिक है, लेकिन एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, लिंक। जैसा मैंने प्रारंभ में बोला कि पूरा मध्यकालीन भारतीय इतिहास जो है दोस्तों, पूरा एक कड़ी के रूप में, चेन के रूप में है ना। तो एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। अगर आपको प्रथम टॉपिक समझ आया है तो ही दूसरा टॉपिक समझ आएगा, दूसरा समझ आया है तो ही तीसरा टॉपिक समझ आएगा। इस प्रकार से आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए, और एक कहानी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आपको इसकी कहानी पूरी बहुत अच्छे समझ आ जाती है दोस्तों, तो आपको कोई कंफ्यूजन पूरे सब्जेक्ट में नहीं होगी। चलिए तो अच्छा, सबसे पहली बात कि हम इसकी शुरुआत कहां से करने वाले हैं, भारतीय मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत कहां से। दोस्तों हम ये दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट करेंगे, हम इसको दिल्ली सल्तनत से इसकी शुरुआत करेंगे, जिसमें दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बारे में सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बारे में हम ये जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके बाद में सेकंड टॉपिक होगा हमारा सुदृढ़ीकरण। इसके अंतर्गत कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, इन दोनों का 1 बाय 1 करके अध्ययन करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ये कौन थे, इनका सामान्य परिचय देखते हुए इनका इतिहास, मध्यकालीन इतिहास में क्या भूमिका रही, इन्होंने क्या महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, या कहें कि मुगल सल्तनत को लाने में क्या अहम भूमिका इनकी रही, तो उस पर भी हमारा एक डिस्कशन होगा। और चूंकि मध्यकालीन भारतीय इतिहास की शुरुआत दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के द्वारा ही मानी जाती है। ठीक है, तो थर्ड टॉपिक में दोस्तों इसी सीरीज के अंतर्गत थर्ड टॉपिक में हम बात करेंगे रजिया सुल्तान और बलबन की। रजिया सुल्तान कौन थी? जी हाँ, है ना, कौन थी? एक सुल्तान जो है, एक लेडी सुल्तान थी, ये लेडी सुल्तान थी। तो रजिया सुल्तान और बलबन ये दोनों क्या थे, इनका जो है किस प्रकार का इतिहास रहा है मध्यकाल में, उस पर हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अलाउद्दीन की खिलजी की विजय और सुधार, उसके बाद में मंगोल आक्रमण। तो इस प्रकार से 5 टॉपिकों पर 1 बाय 1 करके हम चर्चा करेंगे। ये सारे 5 टॉपिक दोस्तों ये पूरे इतिहास की, मध्यकालीन इतिहास, ये कहें कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत है, ये मान लीजिए आप कि इनके द्वारा ही, इनकी प्रतिक्रियाओं के बाद ही, इनकी भूमिका के बाद ही भारत की दिल्ली पर जो है मुगल सल्तनत स्थापित हो पाई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 टॉपिकों को हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से हमारी पहली यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। सेकेंड यूनिट पर हम बात करेंगे, जो शुरुआत होगी दोस्तों, अब ये होगी हमारी मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद देखेंगे फिरोज शाह तुगलक।
ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक कौन थे, क्या भूमिका रही, किस प्रकार से इन्होंने मुगल सल्तनत को आगे बढ़ाया या मुगल सल्तनत कहेंगे दिल्ली सल्तनत की स्थापना में अपना योगदान दिया, तो इन सब की भूमिकाओं को भी हम समझते हुए नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे, दिल्ली सल्तनत का विकेंद्रीकरण। कि दिल्ली सल्तनत जो एक केंद्र के रूप में स्थापित हुई थी, अब उसका विकेंद्रीकरण किस प्रकार से हुआ उसे समझेंगे। साथ ही साथ में दोस्तों इसके बाद थर्ड टॉपिक के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने आएगा, जिसमें हम बात करेंगे विजयनगर विजयनगर या बहमनी साम्राज्य की, विजयनगर या बहमनी साम्राज्य की, अर्थात कह सकते हैं हम कि दक्षिण भारत की बात करेंगे कि दक्षिण भारत में भी कुछ इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं चल रही थी, कुछ इस प्रकार के साम्राज्य जो है थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य में काफी सहयोग दिया, या वैसे तो परफेक्टली दक्षिण भारत के नहीं थे, हालांकि जब हम इसकी स्टडी करेंगे तो पूरा मैप के माध्यम से भी आपको बताते हुए चलूंगा कि कौन सा साम्राज्य किस जगह स्थापित था, ठीक है ना। तो कोई कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है, कौन सा साम्राज्य कहां से कहां पर स्थापित था, कहां से कहां पर उन्होंने शासन किया है, तो वो सारी चीजें हम मैप और डाटा दोनों के माध्यम से समझते हुए आगे बढ़ेंगे उसमें, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे टॉपिक यूनिट सेकंड में, टॉपिक 4 में तैमूर का आक्रमण। तैमूर का आक्रमण, कि तैमूर ने कब आक्रमण किया था भारत पर और उसके क्या प्रभाव रहे भारतीय अर्थव्यवस्था पर या भारतीय शासन व्यवस्था पर, उसके प्रभावों को देखेंगे। इसके बाद देखेंगे मुगल आक्रमण। मुगल आक्रमण की भारत में सबसे पहले मुगल आक्रमण कब हुआ था, मुगल आक्रमण को अंजाम किसने दिया था, तो ये दोस्तों इसके तहत हम देखेंगे यहाँ पर दो अहम नाम आते हैं, बाबर और हुमायूं का। बाबर और हुमायूं, ये दो नाम हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे शेर शाह सूरी की, और फिर हम बात करेंगे भारतीय इतिहास में राणा कुंभा और राणा सांगा की भूमिका, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये 7 टॉपिकों के अंतर्गत हमारी सेकेंड यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इसके अंतर्गत इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे थर्ड यूनिट की। तो थर्ड यूनिट में हम देखने का प्रयास करेंगे, थर्ड यूनिट में मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण। मुगल साम्राज्य का अभी क्या होता सुदृढ़ीकरण, कई सारे स्टूडेंट के दिमाग में चल रहा होगा कि सुदृढ़ीकरण क्या है, यही कंफ्यूजन हो गई होगी, है ना। भाई सुदृढ़ीकरण का मतलब ये है कि देखिए जो है मुगल साम्राज्य स्थापित तो हो जाता है, लेकिन वो वास्तविक रूप से स्थापित नहीं हो पाता। अब ये कौन सी कहानी हो गई कि स्थापित हो चुका है लेकिन वास्तविक रूप से स्थापित नहीं, तो सुनिए, स्थापित तो हो चुका है, प्रभाव जम चुका उस क्षेत्र पर या उस राज्य में मुगल साम्राज्य का, लेकिन व्यवस्थित रूप से जिस प्रकार से शासन व्यवस्था स्थापित होती है, जिस प्रकार से अन्य राज्य जो है उस राज्य पर उस राजा की या उस शासक का आधिपत्य स्वीकार कर ले, अन्य राज्य भी उसका स्वीकार कर ले, तभी उसको कहा जा सकता है कि वो वास्तविक रूप से स्थापित हो चुकी है वो शासन व्यवस्था, है ना। तो वो जो शासन व्यवस्था वास्तविक रूप से कब स्थापित हुई, है ना, किस प्रकार से स्थापित हुई, या कौन कौन से रूल्स जो है बनाए गए उस शासन व्यवस्था के लिए, कौन कौन से नियम बनाए गए, जो जनता के लिए अलग नियम होगा, शासन व्यवस्था के लिए अलग नियम होगा, हर प्रकार से नियमों के तहत अगर वो शासन का संचालन करता है, तो उसी को हम यहाँ कह सकते हैं दोस्तों सुदृढ़ीकरण। इसके अलावा इसका विस्तार किस प्रकार से हुआ, मुगल साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ, और उस विस्तार में अकबर की क्या भूमिका रही, और अकबर के धार्मिक और राजपूत नीति क्या रहती, अकबर की धार्मिक और राजपूत नीति क्या थी, तो इन सब पर भी हमारा 1 बाय 1 करके डिस्कशन होगा। जहांगीर, शाहजहां, मुगल सिख संबंध, मराठों का उत्कर्ष, शिवाजी की विजय एवं उनका प्रशासन, औरंगजेब, मुगल साम्राज्य का पतन, नादिर शाह का आक्रमण और उसके प्रभाव। इस प्रकार से थर्ड यूनिट के अंतर्गत दोस्तों हमें काफी बड़ी शख्सियतों के नाम सामने आ रहे हैं, जिन पर हमें विस्तार से चर्चा करनी है। इसकी शुरुआत ही होने जा रही है दोस्तों अकबर से, मुगल सम्राट अकबर से। हम इस थर्ड चैप्टर के थर्ड यूनिट के अंतर्गत मुगल सम्राट अकबर से हमारी कहानी स्टार्ट होगी, और इसी के अंतर्गत हम जहांगीर, शाहजहां और सिख और मुगल और सिखों के बीच में क्या संबंध थे, कितने युद्ध हुए, कौन कौन से युद्ध हुए, उन युद्धों के कारण क्या थे, उन युद्धों के परिणाम क्या हुए, वो सब भी डिस्कस करेंगे।
और इसके बाद हम देखेंगे मराठों का उत्कर्ष, कि किस प्रकार से मुगल साम्राज्य के अंतर्गत ही, जब मुगल साम्राज्य था भारत में उस समय मराठों का कैसे उत्कर्ष हुआ, कैसे मराठे उत्पन्न, मतलब मराठा राज्य का कैसे उत्पन्न हुआ, और शिवाजी का क्या वर्चस्व रहा, किस प्रकार से उन्होंने मराठा साम्राज्य को स्थापित किया, क्या अहम भूमिका निभाई उन्होंने, और कितने क्षेत्र पर उन्होंने प्रभाव छोड़ा, और साथ ही साथ में किस प्रकार से उन्होंने जो है मुगल सल्तनत को चुनौती दी और किस प्रकार से उनका सामना किया, ये सारी बातें दोस्तों इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलेगी। इसके बाद हम देखेंगे एक और शख्सियत जो है औरंगजेब, और फिर लास्ट में देखेंगे मुगल साम्राज्य का किस प्रकार पतन होता है और नादिर शाह का आक्रमण होता है भारत पर, और उस नादिर शाह के आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ता है भारत की अर्थव्यवस्था पर और राजनीतिक व्यवस्था पर, वो भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। तो इसमें ही अर्थात थर्ड यूनिट के अंतर्गत ही दोस्तों हम यह मुगल सल्तनत के पतन के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड यूनिट अर्थात तीनों यूनिट के अंदर लगभग लगभग हमारी मुगल सल्तनत जो है कंप्लीट हो चुकी होगी, मुगल सल्तनत का जो कंसेप्ट है पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। तो अब फोर्थ यूनिट के अंतर्गत दोस्तों अब इसी को हम जो है एक क्रम देंगे। क्रम किस प्रकार से कि सल्तनत कालीन सामाजिक, धार्मिक और जीवन भक्ति आंदोलन व सूफी आंदोलन के बारे में डिस्कस होगा। अब यहाँ पर जो थोड़े अपने मस्तिष्क से तेज स्टूडेंट है, छात्र हैं, वो अच्छे से समझ चुके होंगे कि फर्स्ट यूनिट से लेकर थर्ड यूनिट तक का हमारा वास्तविक जो मध्यकालीन इतिहास है उस पर चर्चा होने वाली है, फर्स्ट यूनिट से थर्ड यूनिट तक, ठीक है ना। कंप्लीट मध्यकालीन इतिहास हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो हम बात करेंगे अब उस समय की अर्थात मध्यकाल की, अर्थात की मुगल कालीन अर्थव्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, धार्मिक व्यवस्थाएं कैसी थी, उन सब पर हमारा डिस्कस होगा। जैसे फर्स्ट टॉपिक में, 4 यूनिट के फर्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे सामाजिक धार्मिक आंदोलनों की, ठीक है, जीवन और आंदोलनों की, इसमें भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, ये सब आ जाएंगे। इसके अलावा सेकंड टॉपिक होगा कि सल्तनत काल में आर्थिक जीवन, कृषि, उद्योग, व्यापार, इनकी क्या स्थिति थी, क्या इन्होंने अर्थात कि मुगलों ने कृषि, उद्योग या व्यापार में जो है विकास किया या नहीं किया, या किया तो कितना किया, किस किस क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और किस क्षेत्र में इन्होंने समर्थन किया, किसका विरोध किया, ये सब चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ देखने को मिलेगा आपको सल्तनत कालीन प्रशासन व्यवस्था, ठीक है। तो 3 प्रकार की व्यवस्थाओं पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे सामाजिक और धार्मिक स्थिति के बारे में, सेकंड में हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में, और थर्ड में हम बात करेंगे राजनीति के बारे में कि मुगल कालीन राजनीति की स्थिति कैसी थी, ठीक है। चलिए, और उसके बाद में दोस्तों अब आ जाती हमारी लास्ट यूनिट जिसके अंतर्गत हमें 6 टॉपिकों को 1 बाय 1 डिस्कस करना है। तो अब यहाँ पर हम समग्र रूप से समझेंगे मुगल प्रशासन के बारे में। पूरा मुगल प्रशासन दोस्तों बाबर से लेकर के औरंगजेब तक का जितना भी पूरा मुगल प्रशासन रहा है वो क्या रहा है, क्या क्या उसकी विशेषताएं थी मुगल प्रशासन की, उस पर हम डिस्कस करेंगे पहले टॉपिक के अंतर्गत। उसके बाद मुगल प्रशासन में ये मनसबदारी व्यवस्था क्या होती थी और क्या थी ये मनसबदारी व्यवस्था, और अगर ये कोई कर लेने की या टैक्स लेने की कोई प्रक्रिया थी, विधि थी, तो कितना प्रतिशत थी, या कोई अगर हिस्सा था तो वो कितना हिस्सा थी, या कुल मिलाकर के कि मनसबदारी प्रक्रिया के बारे में हम यहाँ पर विस्तार से इसमें चर्चा करेंगे। नेक्स्ट होगा हमारा मुगल कालीन सामाजिक दशा, स्त्री और मतलब कुल मिलाकर के कि मुगल काल में स्त्रियों की क्या दशा थी, उच्च थी, निम्न थी, या बहुत ज्यादा गिर चुकी थी, इस पर हमारा डिस्कस होगा। 4 टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे मुगल काल के आर्थिक जीवन की, कृषि, व्यापार और वाणिज्य की, थोड़ा सा यहाँ पर आपको विस्तार देखने को मिलेगा जो कि हम 4th यूनिट में कवर नहीं कर पाएंगे, वो 5th यूनिट में थोड़ा विस्तार देखने को मिल सकता है आर्थिक जीवन में वृद्धि को लेकर के। और 5 अर्थात 5वें टॉपिक में हम देखेंगे मुगल कालीन स्थापत्य कला। तो दोस्तों स्थापत्य कला भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे सिलेबस का, तो स्थापत्य कला को भी हम पूरे विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। इतिहास में रानी दुर्गावती, जीजाबाई और चांद बीवी की भूमिका, रानी दुर्गावती, जीजाबाई और चांद बीवी की भूमिका, इन पर हमारा लास्ट यूनिट के अंतर्गत लास्ट टॉपिक में जो है हमारा डिस्कशन
होगा और इसके तहत ही दोस्तों हमारा ये सिलेबस होता है कंप्लीट। ये इतने सब टॉपिक हम इस पूरी सीरीज के अंतर्गत कवर करने वाले हैं। सभी टॉपिकों को दोस्तों पूरे विस्तार पूर्वक हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये एक छोटा सा सिलेबस एनालिसिस का सेशन था, इसलिए मैंने आपका ज्यादा टाइम नहीं लिया है। और चूंकि मेरा मेन उद्देश्य ही था कि हम इस पूरी सीरीज में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये आपके सामने रखना और बेसिक एक सामान्य परिचय करवा देना हर एक टॉपिक से, जो कि मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। ठीक है, अब इन टॉपिकों को पूरा एक जो है आप अपने जब इस सिलेबस की शुरुआत करेंगे दोस्तों, तो आपके पेन, आपका जो कॉपी है, जो नोटबुक है, उस पर पूरा एक ही पेज के अंदर 5 यूनिट के सभी टॉपिक एक साथ लिखे होने चाहिए, जिससे कि आप पूरा लिंक कर पाओ कि कौन सा टॉपिक आप किस वक्त पढ़ रहे हो और कौन सा टॉपिक किस टॉपिक से संबंधित है, या कौन सा टॉपिक किस टॉपिक को प्रभावित करता है। टॉपिक मतलब कि टॉपिक के अंदर जो उसकी इकाइयां हैं, जो उसके दोस्तों हम एक तरह से कह सकते हैं कि उसके जो भी तत्व है। जैसे पहला टॉपिक मान लेते हैं, हम बाबर और हुमायूं को लेकर के हम पढ़ रहे हैं, तो बाबर और हुमायूं को पढ़ते वक्त अब हम थर्ड या फोर्थ टॉपिक में आ चुके हैं। थर्ड टॉपिक में मान लो हम औरंगजेब, लास्ट वाला औरंगजेब पढ़ रहे हैं, लास्ट जो मुगल शासक है औरंगजेब, उसको पढ़ रहे हैं। तो भाई बाबर का औरंगजेब से क्या रिलेशन था, किस प्रकार से बाबर ने औरंगजेब को प्रभावित किया, या औरंगजेब के बाबर को लेकर के क्या विचार थे। तो ये सारी चीजें दोस्तों कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक होती है। तो वो लिंक आप भली भांति रूप से और उचित तरीके से बना पाएंगे, इसके लिए ही आपको सिलेबस एनालिसिस करवाया है। तो पहले पेज पर, आपकी नोटबुक के पहले पेज पर ही सिलेबस के सारे टॉपिक होना चाहिए। और टॉपिक वाइज दोस्तों अब आप जो है लेक्चर को कंप्लीट करते चलेंगे और आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिससे कि आप अपना स्टडी, अब अपनी स्टडी को बेहतरीन बना सके और अपनी नोट्स भी बेहतरीन क्रिएट कर सके। मैं आप लोगों से फिर कह रहा हूं, अगर आप बीए कंप्लीट होने के बाद में यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या फिर कोई अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो प्लीज अभी से सजग हो जाइए, थोड़े जाग जाइए और अपने मस्तिष्क के ढक्कन खोल के और यूपीएससी की लेवल से पढ़ाई कीजिए। भूल जाइए कि आप बीए के स्टूडेंट हैं या आप कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, भूल जाइए, बिल्कुल भूल जाइए। आप आज से समझिए कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो उस लेवल से दोस्तों इन जो भी आपके सामने टॉपिक आते हैं, जो भी कंसेप्ट है, उनको एनालाइज करना सीखिए। अगर आप एनालाइज करना सीख गए ना, तो समझ लीजिए आप यूपीएससी कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो इसी सेशन के अंतर्गत दोस्तों हम शुरुआत करेंगे हमारा पहला, अर्थात कि नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा, लेक्चर होगा, वो होगा मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत को समझने का। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत कि ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमें कहां से मिली है, यही हमारा पहला टॉपिक होगा। ठीक है, तो इनकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके जस्ट बाद में फिर हम मूव कर जाएंगे हमारे एक्चुअल सेशन में। ठीक है, चलिए शुरुआत दोस्तों समाप्त करते अपना आज का सेशन यहीं पर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत को लेकर के। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।